अभी जो भारत की जो स्थिति जो है ना, यहाँ पे पुर्तगाली शक्ति बहुत अधिक समाप्त होने के कगार पे है। डच शक्ति भी मतलब बिल्कुल भी मतलब एकदम पलायन के दौर में जी रहा है। जो मेन जो शक्ति जो निकल कर जो आती है, ठीक है, वो आते हैं आपको फ्रेंच। और जब फ्रेंच जब यहाँ पे आएंगे और जब अपना राजनीतिक और व्यापारिक उद्देश्य, ठीक है, उसको राइज करना चाहेंगे, तो उनके बीच में जो सबसे बड़ा जो क्या चैलेंज निकल कर आएंगे वो ब्रिटिश थे। तो 17वीं शताब्दी मतलब 17th सेंचुरी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इनके साथ डच प्रतिद्वंदी, आप पुर्तगीज का तो कोई सीन था नहीं, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर उनके सामने आया। और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध तब बाद, ठीक है, उत्तरार्ध जब भी बोला हूं तो दैट मीन्स बाद, 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। तो फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारी कोठी की बात करेंगे तो 1668 में सूरत में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की थी। फ्रांसीसी कंपनी बनी थी कब? तो फ्रांसीसी कंपनी 1664 में बनी थी, ठीक है। और 1692 90 1690 और 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफी क्या होती है, प्रगति होती है, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण की बात करेंगे तो व्यापार में एकाधिकार और राजनीति के दोनों कारण थे। एक कौन सा कारण था? व्यापार। और दूसरा कौन सा कारण था? राजनीतिक नियंत्रण। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना, अभी तक जो ब्रिटिश कंपनियां जो किसी से लड़ रही थी, तो किसकी लड़ रही थी? तो केवल व्यापार के लिए लड़ रही थी। किसकी लड़ रही थी? केवल व्यापार कारण था जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हो रही थी। लेकिन अब जो उनकी लड़ाई होगी व्यापार के अलावा किस चीज के लिए? तो पॉलिटिकल गेन के लिए भी लड़ाई होगी, ठीक है। मतलब फ्रेंच की बात करेंगे तो फ्रेंच पॉलिटिकल गेन भी क्या कर रहे थे ना, प्राप्त कर रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करेंगे, यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। तो शुरू में आरंभ की बात करेंगे तो आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? केवल ट्रेड था। माइक बंद कीजिए जा राज, वो आवाज बहुत आती है। तो शुरू में क्या था इनका? केवल मूल उद्देश्य की बात करेंगे, ठीक है। मेनली इनका जो क्या बोलते हैं, उनका पर्पस क्या था? तो व्यापार था, ठीक है। लेकिन आप देखोगे उसी दौरान क्या होता है, डुप्ले की नियुक्ति होती है। डुप्ले काफी अधिक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी किस्म का व्यक्ति था। उसका एक ही उद्देश्य था, फ्रेंच शक्ति को किसी भी तरीके से बढ़ाए और अपने क्या करे, साम्राज्य को क्या करे, एक्सटेंड करे, ठीक है। तो डुप्ले एक फ्रेंच गवर्नर था। डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर बनकर कब आता है? तो क्या बताओगे? ये तारीख काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि बाद में डुप्ले को वापस भी बुला लिया जाता है कुछ समय के बाद, आगे चल के आप देखोगे। लेकिन डुप्ले को बुलाया कब जाता है तो क्या बताओगे? ध्यान में रखना था, 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आता है, ठीक है। और जब डुप्ले जब आता है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले केवल ट्रेड कर रही थी, अब क्या करने लगेगी? ट्रेड के अलावा क्या करने लगेगी? तो ट्रेड के अलावा वो राजनीतिक कार्यों में भी क्या हो जाएगी? उलझ जाएगी। तो ब्रिटिश का एक तो प्रतिद्वंदी थी, किस वजह से? ट्रेड की वजह से। आप ब्रिटिश बीच में कैसे उनके साथ उलझेंगे? तो फिर एक और भी रीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो पॉलिटिकल गेन, ठीक है। और यही डुप्ले जो था 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास मद्रास जो था ब्रिटिश के अधीन काफी इंपोर्टेंट फोर्ट भी था। वहां पे कौन सा फोर्ट था मद्रास में, क्या बताओगे? मैंने कल के बताया था, इससे पहले फोर्ट का नाम याद रखने के लिए पूछा जाता है। क्या नाम था फोर्ट का नाम? सेंट जॉर्ज करके नाम था ना उसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1746 में फ्रांसीसियों ने क्या किया? मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे इस समय जो भारत की स्थिति है ना, वो पूरा भारत जो है यूनाइट नहीं है, बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। सब क्या अलग अलग रूप में मतलब बिखरे हुए, मतलब संपूर्ण भारत का भी की स्थिति आप देखोगे तो एकीकृत नहीं था। मतलब स्थानीय क्षेत्रों में क्या था, काफी अधिक मतलब क्या था, विभक्त था। इस स्थिति का लाभ उठाकर सभी यूरोपीय कंपनियों का हुआ। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी, ठीक है। राजनीतिक अनिश्चितता कायम की बात करेंगे तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा था से इन क्षेत्रों का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि अब साउथ में आप जाओगे तो यहाँ पे, दक्षिण में आप जाओगे तो क्या होता है, वहां पे एक राजनीतिक संघर्ष भी चलते रहता है। सो कौन, हु बिकम द नेक्स्ट किंग, ठीक है। और इसका फायदा कौन उठाएंगे? तो इसका फायदा ब्रिटिश उठाएंगे। और इसका फायदा कौन उठाएंगे? तो इसका फायदा फ्रेंच उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक लड़ाई होती है 1740 में, ठीक है, यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध।
फ्रांस और इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा, ठीक है। एक एक ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के युद्ध पे फ्रांस और जो था इंग्लैंड जो था आपस में लड़ रहे थे। मतलब एक खेमा को सपोर्ट फ्रेंच कर रहा था और दूसरे खेमा को सपोर्ट की बात करेंगे तो ब्रिटिश कर रहे थे, ठीक है। और सेम कंडीशन आपको भारत में भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। उस समय इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर नहीं तैनात था। लेकिन फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा तो था वहां पे, और इसी का मतलब फ्रांसीसियों ने लाभ उठाया और मद्रास में मतलब क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब? तो 1746 में, ठीक है। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? कौन सी संधि के साथ होती है? पहले वाले में कौन सी संधि होती है? बिल्कुल ठीक है। तो इस संधि काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक्सला सेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं संधि को, क्या बोलते हैं? अजीब सा नाम है, याद रखिएगा। तो एक्सला सेपल बोलते हैं संधि को, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस संधि के अनुसार मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया। संधि जो थी ना, इस संधि में कहा गया था, पहले वाला संधि में कहा गया था, तो भाई साहब देखो, जो जिसके प्रदेश को जीता है उसको क्या करो, वापस लौटा दो, ठीक है। ये एक्सला सेपल के संधि में क्या होता है, मद्रास जो जीता गया था किसके द्वारा, फ्रांसीसियों को द्वारा, वह ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाता है, लौटा दिया जाता है, ठीक है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय की बात करें, कब से कब तक रहेगा, तो 1740 से लेके 1748 तक, ठीक है। दूसरा कब से कब तक, तो 1780 से लेके सर 1700 1784 तक। 1700 1746 से 1748 होना चाहिए सर, प्रथम कर्नाटक तो, वाला। तो हम क्या लिखे, 1740 से 1748 ही तो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? हाँ? 1740 आप बोल रहे हैं, 1740 हाँ आप बोल सर, रहे हैं सर, 1746 से 1748 हो गया। 1746 से 1748 होना चाहिए। अरे ठीक है, लेकिन युद्ध बाहर भी चल रहा था पहले, तो ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है। ये लोग यूरोप, यहाँ पे देखो, ये जो ये कौन सा था, 17 बांडीवास की लड़ाई जो आप लोग लेते हो, जिसके वजह शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए मैं आगे समझाऊंगी, ये आगे आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलो रहने देते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली में ये युद्ध जो था ना, पहला वाला जो युद्ध जो था भारत में कम शुरू, ऑस्ट्रिया के क्वेश्चन को लेकर शुरू हुआ था। और ऑस्ट्रिया वाला लड़ाई जो थी 1740 में शुरू हो गई थी। भारत में 2 वर्ष के बाद आया, समझ रहे हैं? मतलब लड़ाई कहाँ हो रही है, यूरोप में। कहाँ पे हो रही है, यूरोप में लड़ाई हो रही है, ठीक है। और वहां पे प्रारंभ हुआ 1740 में, ठीक है। भारत में वो बाद में आया, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं असर आप पहले से भी जोड़ सकते हो। भारत में मूल रूप से कब आया वो यहाँ पे दिया होगा, इसे चिंता मत कीजिए, होगा ही इसमें, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे 1740-48 से, लेकिन ये भारत में नहीं था। यह युद्ध 1740 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकारी का संघर्ष दृष्टिगोचर था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी, ठीक है। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो था किसके क्वेश्चन को लेके, तो भाई साहब कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, ठीक है। चंदा बाबू बनेंगे या फिर अनवरुद्दीन साहब बनेंगे, ठीक है। इसको लेकर आप देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपस में लड़ रही थी। मतलब एक एक को सपोर्ट कर रही थी, दूसरा दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वो लाभ उठाने में क्या थे, असमर्थ थे। दैट मीन जो फ्रेंच के जो शासक जो थे ना, फ्रेंच जो, ठीक है, सीनियर ऑफिसर थे, मोस्ट सीनियर ऑफिसर, तो उनकी भी आपस में नहीं बनती थी। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर क्या करना चाहती थी, तो अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती थी। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ, यही मैं बता रहा था। ये प्रथम बड़ा जो आप लड़ाई जो देखते हो कहीं ना कहीं, ये 1740 के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध से जुड़ा हुआ है। इस युद्ध का प्रभाव भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर भी हुआ। मतलब अगर यूरोप में वो लड़ते थे तो उसके बाद क्या होते, भारत में भी लड़ना शुरू कर देते थे। यूरोप में अगर संधि होती थी तो उनके बीच में भारत में भी संधि हो जाती थी, ठीक है। क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वो क्या होने लगे, लड़ने लगे। तो भारत में कब लड़ना शुरू किया वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो 1740 में इन लोगों के बीच में हो गई थी यूरोप में, और उसी का असर आपको भारत में देखने को मिला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले था डुप्ले था। और डुप्ले कब आया था,
चलो मैं कनेक्ट 1742 करता हूँ, कब है? 1742 में है, ठीक है। 1742 और ये यूरोप में कब लड़ रहे थे दोनों के दोनों? 1740 में 1740 में, ठीक है। किसके प्रश्न पे? तो ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, उत्तराधिकारी के प्रश्न पे, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रिया का अगला राजा कौन होगा। और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर का नाम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन था मद्रास का अंग्रेज गवर्नर? विलियम मोर्स, सीधे मोर्स याद रखिए। और मद्रास तथा पांडिचेरी का बंदरगाह किस राज्य में आते थे? कर्नाटक के राज्य में आते थे, ठीक है। और डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वो अपने राज्य को किसी प्रकार का युद्ध न होने दे, ठीक है। तो अनवरुद्दीन कहाँ का नवाब था? कर्नाटक कर्नाटक का नवाब था, ठीक है। तो उससे मिला डुप्ले, बोला से देखिए अनवरुद्दीन साहब, कर्नाटक में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने देने का मतलब क्या किया था? प्रस्ताव किया था। लेकिन बात नहीं बन पाती है। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया। आरंभ में अंग्रेजों को शांत कराने के पश्चात उसने 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लार्बो दोनों की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। तो ये मॉरिशस के गवर्नर का नाम क्या था? लाबोदोर्नो, ठीक है। मॉरिशस का ये गवर्नर था, फ्रेंच था, उसको बुलाया और बोला से सहायता करो। किस लिए सहायता करे? मद्रास पे कब्जा करने के लिए सहायता करो। इस बीच डुप्ले और लाबोडोनो के बीच में मतभेद हो गया, ठीक है। ये डुप्ले, ये लाबोडोनो इतना बड़ा गधा था ये, तो इसने क्या किया? अपने ही लोगों के साथ मतलब क्या किया? गद्दारी किया, ठीक है। 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से मतलब क्या किया? अंग्रेजों को सौंप दिया। डुप्ले को टाटा बाय करते करते कहाँ चला गया? आ जाएगा वापस, मॉरिशस चला गया वापस, ठीक है। तो ये जो था लाबोडोनो जो था, क्यों आया था भारत? वाई ही बिकेम कम टू इंडिया, ठीक है, मद्रास को कब्जा करने के लिए, ठीक है। अब मद्रास को कब्जा करने में इसको सफलता भी मिली, लेकिन मतभेद किसके साथ हो गया? डुप्ले के साथ हो गया, ठीक है। तो मतलब अंग्रेजों के बीच में क्या थी? बहुत अधिक उनके मित्रता थी, ठीक है। लेकिन ये लोग आपस में ही क्या करते थे? आपस में ही क्या करते? लड़ाई झगड़ा करते रहते, ठीक है। तो इसका लाभ फ्रांसीसियों को कभी भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आप देखोगे मॉरिशस लाबोडोनो जो मॉरिशस का सैन्य शक्ति मजबूत था, जिसको बुलाया था जलावर दोनों को, या किस सैन्य कारण से शक्ति बुलाया मजबूत था? रहे या न रहे, मान लीजिए आप ही मजबूत हो, लेकिन आप किसी मित्र को बुलाते हैं, वो अपने आपसे कम भी बलशाली, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सपोर्ट तो कर रहा है। मॉरिशस की नेवी अच्छी थी। मॉरिशस क्या है? मॉरिशस आइलैंड है ना, ठीक है। तो उसकी नेवी अच्छी थी, इसलिए उसको बुलाया था। सब मद्रास पे कब्जा करना है, इसलिए नेवी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे देखेंगे ना, मद्रास में लड़ाई जो हुई थी नेवी को लेकर ही हुई थी। तो वहां पे ना ब्रिटिश नेवी उस समय उतनी मजबूत नहीं थी। रीजन क्या था? ब्रिटिश कहाँ फंसे हुए थे? तो ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए थे। ये लोग पूरा नेवी उवी लेके पहुंच गए, एकदम जीत टूट लिए, ठीक है। बाद में ब्रिटिश देखा से भाई साहब बड़ा दिक्कत हो गया, तो उसने क्या किया? लार्बो दोनों से संधि किया। बोला सुनो, तुमको तो पैसे चाहिए, 4 लाख पाउंड लो, तुम तो निकलो, फिर मैं डुप्ले को देखता हूँ, ठीक है। लेकिन डुप्ले जो था बड़ा ही मतलब बेहतरीन आदमी था, ठीक है। लार्बो दोनों के गद्दारी करने के बाद भी फिर से डुप्ले ने मतलब क्या किया? मद्रास पे फिर से मतलब अधिकार कर लिया, ठीक है। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को आश्वासन दिया कि मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, ठीक है। किसे आश्वासन दिया? अनवरुद्दीन का। तो अनवरुद्दीन साहब सोच रहे थे मद्रास तो, ठीक है, मद्रास तो मुझे ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन डुप्ले साहब ने अनवरुद्दीन को कुछ नहीं दिया। तो डुप्ले साहब, अनवरुद्दीन तो जाहिर सी बात है नाराज हो जाएंगे ना। मतलब डुप्ले ने अनवरुद्दीन से प्रॉमिस किया था सब ब्रिटिश से मद्रास को छीनेंगे और तुमको दे देंगे, ठीक है। लेकिन बाद में जाके डुप्ले जो क्या हुआ, अपने बातों से पलट गया। तो हो गया अनवरुद्दीन नाराज। क्या हो गया? अनवरुद्दीन क्या हो गया? नाराज हो गया, ठीक है। अनवरुद्दीन ने क्या किया? अपने बेटा, जिसका नाम था महफूज खान, नाम याद रखिएगा, उसके नेतृत्व में बहुत बड़ा सेना जो था किससे लड़ने के लिए भेज दिया? डुप्ले से लेकर, ठीक है। डुप्ले उसके बेटा को बहुत बुरी तरीके से कूटा, और उसकी बेटा जो थी बहुत ही बुरी तरीके से मतलब क्या हो गया? लड़ाई हार गया, ठीक है। और ये लड़ाई जो हुई थी ना, अड्यार के पास में हुई थी, याद रखिएगा जगह का नाम। कहां पे लड़ाई हुई थी? अड्यार के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे कभी पूछेगा अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच में शुरुआती झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? तो ब्रिटिश से मद्रास जीतने के बाद डुप्ले ने प्रॉमिस किया था से मद्रास किसको दे देंगे? अनवरुद्दीन को दे देंगे, लेकिन अनवरुद्दीन को मिला नहीं। इसीलिए क्या किया? महफूज खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, लेकिन फ्रांसीसियों ने उसे बुरी तरीके से मतलब क्या किया? पराजित कर दिया, ठीक है। अब मद्रास जीतने के बाद इनका महत्वाकांक्षा तो, ठीक है, ध्यान रखिए, काफी अधिक बढ़ गए, ठीक है, ध्यान रखना है, काफी अधिक बढ़ गए, ठीक है। तो मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा काफी अधिक बढ़ गया, और उन्हें पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक नई बस्ती जो थी,
इसके अंदर फोर्ट सेंट डेविड पे अधिकार करने का प्रयास किया। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मद्रास जीता, नवाब की सेना को पराजित किया। नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? और अभी तो नाम महफूज बताया ना, खान। महफूज महफूज खान। क्या खान। नाम था उसका? महफूज खान। ठीक है, तो डुप्ले जो था ना, हाँ। गांव देहात में बोलते हैं ना, से एकदम फूल के तुम्बा हो जाना, वो हो गया था। तो उसने सोचा ना और भी कुछ जीतना चाहिए। ठीक है, तो पौंडीचेरी का एक बस्ती था जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड, उस पे उसने हमला कर दिया। ठीक है, और 1.5 वर्ष तक उसको जीतने की कोशिश किया। ठीक है, मतलब समझ मूर्खता देख रहा है। मतलब 1.5 वर्ष तक पूरे सेना उना लेके मतलब बस्ती को जीतने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसको नहीं जीत पाया। ठीक है, और इस बीच अगर 1.5 वर्ष तक आप एक ही जगह पड़े हुए रहेंगे तो जाहिर सी बात है सेना तो तब तक पहुंच ही जाएगी। तब तक मतलब ब्रिटिश सेना को पता चल गया, और उधर हुआ ऑस्ट्रेलिया वाला लड़ाई से फ्री हो चुका है, पूरा फोर्स के साथ ब्रिटिश सेना पहुंची। ठीक है, अब होगी भयंकर लड़ाई। ठीक है, तो फोर्ट सेंट पे कितने दिनों तक कब्जा करने की कोशिश किया डुप्ले? 1.5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 1.5 वर्षों तक। लेकिन सफलता मिली? नहीं मिली। ठीक है, और इसी बीच ब्रिटिश सेना को क्या मिल गया? पूरा समय मिल गया। अब ब्रिटिश सेना कहां से भारत पहुंच गई? इंग्लैंड से क्या हुई? भारत पहुंची। ठीक है। और इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी मतलब क्या किया? पौंडीचेरी पे घेरा डाल दिया। ठीक है, अब इधर दोनों चीज था, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का कब्जा था, तो पौंडीचेरी पे ब्रिटिश बैठा हुआ है। अब फोर्ट सेंट डेविड जो था, ठीक है, ब्रिटिश के था, तो उसमें मतलब फ्रांसीसी बसता, मतलब इन लोगों का गधा ही समझ रहे, मतलब अपने अपने घर का रक्षा नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे के घर को जीतने का कोशिश कर रहा है। मतलब फ्रांसीसी बैठा हुआ है ब्रिटिश के क्षेत्र को जीतने के लिए, ब्रिटिश बैठा हुआ है फ्रांसीसी को क्षेत्र को जीतने के लिए। ठीक है, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल है। मतलब ना तो वो उसको जीत पा रहा है, ना तो वो उसको जीत पा रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब ब्रिटिश का जो गढ़ जो था फोर्ट सेंट डेविड, उसको जीतने की कोशिश कौन कर रहा है? फ्रेंच। अब फ्रेंच का जो गढ़ जो था पौंडीचेरी, जो कि 1954 तक रहा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसको जीतने की कोशिश कौन कर रहा है? ब्रिटिश। लेकिन दोनों एक दूसरे से मतलब क्या है? जीतने में क्या रहे? असफल रहे। ठीक है, अजय साहब हमारे आए हैं, इनका बहुत शिकायत रहता है सर, मतलब क्या होता नहीं होता कुछ पता नहीं चलता, मैसेज करते हैं। इन क्लास जब होती है, जब इनको बुलाया जाता है तो भी नहीं आते हैं। अब मेंस के बारे में सब कुछ बता दिए कैसे कैसे, तो ये पधारे हैं लगभग 45 मिनट के बाद, तो इनका स्वागत कीजिए। ठीक है, इनसे बात किया जाएगा बाद में। तो परंतु उस पर अधिकार करने से भी अंग्रेज असफल रहे और उनको फोर्ट सेंट डेविड वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो ये बेचारे फोर्ट सेंट डेविड वापस अंग्रेज चले गए, और ये जो थे कहाँ गए? फ्रेंच वाला किस पे कब्जा करने गया था? फोर्ट सेंट डेविड पे। ये बेचारा वापस आके कहाँ चला था? पौंडीचेरी आया। तो दोनों अपने अपने घर के रास्ते निकल गए। ठीक है, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर मतलब क्या थे? कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है, तब यूरोप में जो लड़ाई जो चल रही थी ना, वो 1740 से लेकर 1748 तक चली। ऑस्ट्रिया वाला जो था, ऑस्ट्रिया का जो युद्ध जो था, अब 1748 में दोनों के बीच में संधि हो गया। ठीक है, उस संधि को बोलते हैं क्या? एक्सलास एपल की संधि। ठीक है, एक्सलास एपल जो था ना, एक गांव है। क्या है? कभी कोई पूछेगा एक्सलास एपल क्या है? जगह का नाम है। ठीक है, क्या था? जगह का नाम है, लेकिन किसी किताब में न दिए हुआ है। ठीक है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, इस संधि के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड सॉरी यूरोप में दोनों के बीच में युद्ध समाप्त हुआ, तो भारत में ही क्या हो गया? तो भारत में ही क्या हो गया? उनके साथ युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, इस संधि के प्रावधानों के अनुसार अंग्रेजों का मतलब क्या मिल गया? मद्रास फिर से मिल गया, जो कि किसके द्वारा जीता गया था? किसके द्वारा जीता गया था? फ्रेंच के द्वारा। ठीक है, तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग जो था फिर से मतलब इनको मिल गया। ठीक है, तो मतलब ये यूरोप में लड़ते थे, तो जहां भी इनका उपनिवेश था सब जगह लड़ना शुरू कर देते थे, और जब इनकी संधि यूरोप में होती थी तो सब जगह शांति ही शांति हो जाता था। ठीक है, अब प्रथम कर्नाटक युद्ध का पूछेगा क्या प्रभाव पड़ा? तो ये तो खूब लड़े कटे मरे, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न तो एक क्षेत्र ज्यादा उनको मिला, न तो उनको मिला। एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को क्या कर दिए? वापस लौटा दिए। तो अगर कभी पूछेगा प्रथम फ्रांसीसी युद्ध में, सॉरी प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका कोई प्रभाव हुआ ही नहीं। मतलब पूछा किसको लाभ हुआ, तो न तो इसमें फ्रांसीसियों को लाभ हुआ, न तो इसमें किसको लाभ हुआ? ब्रिटिश को लाभ हुआ। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो गया? मतलब न तो आपको फायदा हुआ, न तो हमको फायदा हुआ, लेकिन नुकसान किसी तीसरे का हो गया। किसका होगा? भारतीय राजाओं का नुकसान हो गया। अब बोलोगे सर भारतीय राजाओं का नुकसान कैसे हो गया? तो हम लोग को पता चल गया ना, ब्रिटिश कंपनी को भी फ्रेंच कंपनी को, ये सबके सब कामचोर हैं। इनका सैनिक जो है ना, लाखों का जो सैनिक है, केवल नाम का है। इनको आता उता कुछ नहीं है, ना तो इनके पास अच्छी हथियार है, न तो इनके पास नेवी है, न तो इनके पास दूर नीति है। ठीक है, मतलब सबके सब क्या गधे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय सेनाओं की जो आपसी कमजोरी जो थी, ये प्रथम एंग्लो फ्रेंच वार में क्या हो गया? इस सबके सामने आ गया। ये सबके सब क्या है? कामचोर है। ठीक है,
और यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ये चीज पता चल गया से भाई साहब, भारत में जिसका नेवी मजबूत रहेगा वही राज करेगा, ठीक है, मतलब जिसके पास नेवी है वही क्या करेगा, राज करेगा, ठीक है। इसीलिए दोनों कंपनियां जो थी अपने आप को जल सेना को मतलब नेवी को और भी अधिक क्या करने लगेगी, स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देगी, ठीक है। समझ गए? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। देसी राजाओं की क्या पता चली, कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। अब जान के भाई देसी राजा जो सो कोई काम का नहीं है, तो इनके साम्राज्य को क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, ठीक है। और इस समय जो था इस युद्ध में अगर पूछेगा प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले। अब ब्रिटिश सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अपने आप को क्या बोलता था, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, क्या बोलते थे इसको, स्वर्ग स्वर्ग से से उत्पन्न उत्पन्न सेना नायक, ठीक है, सेना। ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट था ये स्वर्ग, क्योंकि ये प्लासी की लड़ाई में भाई साहब ये कराम कराम करेगा, ठीक है, आग लगा देगा प्लासी की लड़ाई में ये, ठीक है, प्लासी की लड़ाई में यही मद्रास से ही जाता है ये, 1756 में, सॉरी 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, तो ये मद्रास में ही रहता है, यहीं से पहुंचता है पूरा आर्मी उर्मी लेके, ठीक है, और वहां पे क्या करता है, नवाब की सेना को पराजित करता है, ठीक है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है डुप्ले और क्लाइव। रॉबर्ट। चलिए, तो ये सारा चीज हो गया, सबको लगा शांति ही शांति था, ये लोग खूब मतलब कस्में वगैरह खाए से, ना तुम पे हमला हम करो हम करेंगे, ना तुम हम पे हमला करेगा, खूब एक्सला सेपल में खूब सांस मतलब 1748 में खूब अपना कसम उसम खाओ के, ठीक है, आराम से लगी। फिर 3 साल के बाद फिर ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, ठीक है। मतलब ये लोग कसम खाते थे और फिर मतलब इनका कसम जो था ना, जैसे जैसे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हंसी लगेगी, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ना 55 में समाप्त होगा, ठीक है, अब फिर इसमें कसम उसम खा लेंगे, ठीक है, फिर 56 में लड़ना शुरू कर देते, ठीक है। तो इनकी हरकतें ऐसी थी। तो सेकेंड कर्नाटिक वार की बात करेंगे तो ये 55 तक चला था, 1751 से लेकर 55 तक। तारीख आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं के भी तारीख ना थोड़ा इधर उधर रहता है इसका। तो यह सर युद्ध की इसका बात करेंगे 1749 से 1754 तक है। हाँ, क्योंकि ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट जो ये सब दिया है ना, तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट को भी जोड़ रहा है, ठीक है, ये 48 में ही ऐसा मतलब था, लेकिन यूरोप वाले चीजों को भी ये थोड़ा जोड़ रहा है, तो तारीख थोड़ा इसका भूल ही जाइए, कॉन्सेप्टुअल चीजों को समझिए, तारीख स्पेक्ट्रम में गलती है, ठीक है, ध्यान में रखना, कॉन्सेप्टुअल चीजों को समझिए कैसे कैसे चीजें हो रही है। तो यह युद्ध 1751 से 1755 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। अब भारतीय पृष्ठभूमि क्या थी, इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों से निर्मित हुई थी, मतलब इन लोगों को पता चल गया था तो ये लोग जो है सबके सब क्या है, कामचोर है, भारतीय राजा किसी भी काम के नहीं है, और साथ में कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। तो 1748 में हैदराबाद के निजाम, ठीक है, निजाम उल्क का देहावसान हो गया, ठीक है, इसको हम लोग किनकिलिच खान के नाम से जानते हैं, किनके नाम से जानते हैं, किनकिलिच खान के नाम से जानते हैं, जिनको बोलते हैं, ठीक है, आसफ जाह, निजाम उल्क, निजाम मुल मुल्क, ठीक है, क्या नाम, 1748 में क्या हो गया, इनकी देहांत हो गया। आप ध्यान रखें, इनका जो पुत्र जो था जिनका नाम क्या था, मुजफ्फर जंग, ठीक है, क्या नाम था उसके पुत्र का नाम, मुजफ्फर जंग, ठीक है, तथा नासिर जंग जो कि इनका कजन था, ठीक है, ये दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया से शासक मुजफ्फर जंग बनेगा, निजाम या फिर नासिर जंग बनेगा, ठीक है। और यही मौका मिल गया फ्रेंच को, और यही मौका मिल गया ब्रिटिश को। उसने क्या किया, एक ने मतलब मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और दूसरे ने मतलब बताया से नासिर जंग को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब लड़ ये लोग रहे हैं, ठीक है। बैकअप कौन दे रहा है, तो एक तरफ से ब्रिटिश दे रहा है और एक तरफ से कौन दे रहा है, फ्रेंच दे रहा है, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब के बीच में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग थे, यहाँ पे अनवरुद्दीन साहब थे, चंदा साहिब थे। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, किसने, अंग्रेजों ने। अनवरुद्दीन के साथ तो भाई फ्रेंच का 36 का आंकड़ा शुरू से था, क्योंकि फ्रेंच ने इसे क्या जीत कर देने का वादा किया था, जो कि नहीं दिया इन्होंने, क्या जीत कर देने का वादा किया था अनवरुद्दीन, मद्रास, ठीक है, मद्रास न मिलने की वजह से शुरू से फ्रांसीसियों से कटा कटा था अनवरुद्दीन। और नासिर जंग जो था हैदराबाद, तो ये पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो ये सेकेंड कर्नाटिक वार जो था, हैदराबाद से ब्रिटिश किसे सपोर्ट कर रहे थे, नासिर जंग को, ठीक है, और कर्नाटक से किसे सपोर्ट कर रहे थे, अनवरुद्दीन से।
उधर हमारे आएंगे फ्रेंच। फ्रेंच जो थे कर्नाटक से पकड़ लिया चंदा साहिब को और हैदराबाद से पकड़ लिया मुजफ्फरजंग को। ठीक है, समझ गए? क्लियर? समझ रहे हैं ना? याद रहेगा? तो अंग्रेज की बात करेंगे तो हैदराबाद और कर्नाटक से किसे किसे सपोर्ट कर रहे थे, नाम जरा बताइएगा, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। नासिर जंग को हैदराबाद से, हैदराबाद से नासिर जंग को और कर्नाटक से अनवरुद्दीन को। बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे, आप फ्रेंच की बात करेंगे तो फ्रेंच कर्नाटक से किसे सपोर्ट कर रहे थे? सर कर्नाटक से चंदा साहिब को और हैदराबाद में मुजफ्फरजंग। बिल्कुल ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखें। ठीक है, ये सभी जो थे आपस में क्या करेंगे, आप आपस में लड़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उधर 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होगा। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इससे फ्रांसीसी काफी नाराज हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। आप देखिएगा यहाँ पे लड़ाई होगी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब तथा मुजफ्फरजंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न में लगने लगा। ठीक है, तो डुप्ले की संधि चंदा साहब से थी और मुजफ्फरजंग से इनकी संधि थी। अब इनका कोशिश यही था कि किसी भी तरह चंदा साहिब को शासक बना दिया जाए और हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को शासक बना दिया जाए। ठीक है, कर्नाटक में चंदा साहिब को, हैदराबाद मुजफ्फरजंग से। अगर मान लीजिए फ्रांसीसियों के समर्थन से अगर ये शासक अगर बन जाएंगे तो लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट क्या होगा? लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट यही होगा। तो ये जो थे फ्रांसीसी के लिए चंदा साहिब कभी भी टैक्स नहीं लेंगे, व्यापार करने के लिए पूरा खोल देंगे। मुजफ्फरजंग भी पूरी तरीके से व्यापार करने के लिए खोल देंगे। जब भी चंदा साहिब और मुजफ्फरजंग से सैनिक की आवश्यकता होगी, हमेशा ऑल टाइम सप्लाई जो रहेगा फ्रांसीसियों के लिए ओपन रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इधर ब्रिटिश भी चाह रहा था से भाई साहब, हाँ, अनवरुद्दीन को, और क्या नाम था उसका, एक का नाम क्या था, नासिर जंग। ठीक है, उसको किसी भी तरह से मतलब क्या करे, सत्ता पे बैठा दे। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पे आक्रमण किया और 3 अगस्त 1749 को बेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंबर का युद्ध। कर्नाटक में एक जगह अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध में, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अनवरुद्दीन के ऊपर क्या होता है, लड़ाई होती है। इसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है। ठीक है, अनवरुद्दीन कहाँ का नवाब था? कहाँ का नवाब था? कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का नवाब। ठीक है, तो कर्नाटक तो किसके हिस्से में गया भाई? डुप्ले के ही पास गया। तो डुप्ले ने क्या किया, चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। ठीक है, क्योंकि अनवरुद्दीन जो था मारा गया। कौन से युद्ध में मारा गया अनवरुद्दीन? अंबर के युद्ध में। ठीक है, 1749 में अंबर के युद्ध में मारा गया। ठीक है, उसके बाद युद्ध क्षेत्र से अनवरुद्दीन का जो लड़का जो था, जिसका नाम मोहम्मद अली, वो भाग गया। ठीक है, इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहिब का क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, और डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहिब ने पांडिचेरी के निकट विशाल क्षेत्र फ्रांसीसी को उपहार स्वरूप दे दिया। ठीक है, तो डुप्ले का शासक, सॉरी, कर्नाटक का शासक कौन बन गया? चंदा साहिब। ठीक है, अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है चंदा साहिब किसके सहायता से शासक बने? फ्रांसीसियों के सहायता से शासक बने। तो फ्रेंच को तो लाभ देंगे ही ना, तो फ्रांसीसियों को उन्होंने क्या लाभ दिया? तो पांडिचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र जो था फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे दिया गया। ठीक है, अब आते हैं इधर। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नसरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित किया। अब हैदराबाद के जो नवाब जो था नसरुद्दीन, उसको बोला था कर्नाटक के विरुद्ध तुम आक्रमण करो। 1750 ईस्वी में नासिरगंज ने कर्नाटक पे हमला किया। नासिर जंग ने मुजफ्फरजंग को बंदी बना लिया। इसमें डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के, ठीक है, नासिर जंग से सैन्य अधिकारियों का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, इन अधिकारियों ने 1750 ईस्वी में अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे नासिर जंग भी क्या था, बाद में निपट गया। अब मुजफ्फरजंग को मतलब हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में मुजफ्फरजंग की भी पद पर आसीन होने से पहले ही क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे नासिर जंग भी निपट गया, मुजफ्फरपुर भी निपट गया, मुजफ्फरजंग भी निपट गया, और उधर तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन पहले निपट गया था। ठीक है, इधर जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे नासिर जंग, वो भी कहानी समाप्त। अब मुजफ्फरजंग का भी कहानी समाप्त हो गया। ठीक है, तो तीसरा जो व्यक्ति जो इस रोल में आएगा, नासिर जंग का छोटा भाई आएगा, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था सलावत जंग। ठीक है, सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश दे दिया। तो एक तरह से देखेंगे तो दक्कन के क्षेत्र में निजाम की बात करेंगे तो निजाम बनाने में फ्रेंच को ही मतलब क्या हुआ, आखिरी में सफलता मिली। और कर्नाटक में भी इसने क्या किया, अपने समर्थन का शासक को बैठा दिया। ठीक है, तो एक तरह से आप देखोगे दूसरे वाले में किसकी जीत हो रही है,
तो दूसरे बार में फ्रेंच की जीत हो रही है, ठीक है। दोनों जगह पे इसको सफलता मिली। 1751 में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सॉन्डर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 ईस्वी में अंग्रेजी सेना त्रिचनापल्ली की ओर मतलब क्या की, भेज दी, ठीक है। तो 1751 में आप, हाँ सॉन्डर्स सॉन्डर्स, वही ना ठीक जो है। भगत सिंह जिनको मारे थे, नहीं वही नहीं बाप सॉन्डर्स रे, है या दूसरा? वो 200 वर्ष जिंदा कैसे रहेगा वो, दूसरा सॉन्डर्स है ये, ठीक है। वो 1900 कब गोली मारी गई थी, 1929 में गोली मारी गई थी, इतना दिन जिंदा रहेगा ये, ठीक है। तो 1751 में अंग्रेजों की ओर से एक नया मद्रास में गवर्नर बनाया गया। पहले मोर्स था ना, इसको किसको, सॉन्डर्स को बनाया गया। और उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 में अंग्रेजी सेना त्रिचनापल्ली की ओर भेज दी। परिस्थितियों के देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेजी। दोनों की ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक का मतलब क्या था, युद्ध क्षेत्र बन गया। तो मतलब देख रहे हैं, दुश्मनी मतलब फ्रेंच और मतलब ब्रिटिश के बीच में, लेकिन लड़ाई कहाँ हो रही है, तो लड़ाई न तो फ्रेंच में हो रहा है, न तो ब्रिटिश के क्षेत्र में हो रहा है, लड़ाई हो रही है मतलब किसी भारतीय क्षेत्र में हो रही है, जो कि यहाँ के किसी निजी शासक का है। इसी बार तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और मतलब क्या थी, विकट हो गई, ठीक है। तो ये सब के सब जो थे ब्रिटिश यहाँ पे थोड़ा मजबूत होने लगा, ठीक है। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली की घेराबंदी में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सॉन्डर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह दी, ठीक है। किसने, सॉन्डर्स कहाँ का नवाब था, मद्रास का नवाब था। अगस्त 1751 में क्लाइव ने अर्काट पे विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहिब को इसका समाचार मिला, तब उसने अपने पुत्र राजा खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना, ठीक है, कर्नाटक भेजी, ठीक है। चंदा साहिब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। राजा खान ने अर्काट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। राजा खान को व्यवस्था पूर्वक पीछे हटना पड़ा, मतलब जीतने ही वाला था राजा खान, जो कि मतलब किसका बेटा था, चंदा बाबू का बेटा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लॉरेंस की अध्यक्षता में एक और सेना आ जाती है और उसके बाद मतलब क्या होता है, राजा खान को पीछे हटना पड़ता है। अर्काट की जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाया। 1751 ईस्वी में चंदा साहिब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को, ठीक है, पराजित करके तिचनापल्ली पे भी मतलब क्या किया, अधिकार कर लिया। जब तिचनापल्ली पे अधिकार हो जाता है, चंदा साहिब डर जाता है, चंदा साहिब मतलब वहां से क्या होता है, भाग जाता है, परंतु उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। और इस तरीके से चंदा साहिब जो थे फ्रेंच के समर्थन से बने शासक थे, नवाब थे, और वहां पे मोहम्मद अली को, ठीक है, कर्नाटक का नवाब बनाया गया, जो कि मतलब किसको सहायता कर रहा था, तो ब्रिटिश को सहायता कर रहा था, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए के रखा और शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासक को अपने पक्ष में कर लिया, ठीक है। तो डुप्ले से किसकी संधि हो गई, मराठों की संधि हुई, मैसूर की संधि हो गई, ठीक है। मैसूर से जो संधि जो होती है ना डुप्ले का, वो संधि तो आगे भी बहुत समय तक चलती है, क्योंकि फ्रांसीसी और मैसूर की जो संधि जो थी, बहुत ही बढ़िया संधि थी। आप देखोगे क्या नाम था इसका यार, टीपू। टीपू जो था मैसूर राज्य के जो शासक जो थे, फ्रांसीसियों के बड़े कट्टर समर्थक थे। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ करने का परामर्श दिया। 1753 ईस्वी में फिर से त्रिचनापल्ली पे घेरा डाला। त्रिचनापल्ली क्योंकि मतलब किसके कब्जा में आ गया था, ब्रिटिश के कब्जा में आ चुका था। 1715 मतलब 1753 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले को लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी। कभी वो जीत जाता था, कभी वो हार जाता था। दो दो शासक को इसने बनवाया, दोनों को फिर मारा गया, नासी जंग मारा गया, क्या नाम था उसका, चंदा बाबू जो जिसको बनाया था वो भी मारा गया। इसलिए डुप्ले को बोला से भाई साहब तुम अब फ्रांस वापस आ जाओ। ये सबसे बड़ा खराब निर्णय था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। से फ्रांस इसको बुलाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट परिस्थिति थी। डुप्ले थोड़ा कोशिश करता था, हो सकता था फ्रांसीसी शक्ति को भारत में क्या कर फिट कर देता, लेकिन यहाँ पे डुप्ले को वापस बुला लेना, ठीक है, काफी खराब फैसला था, ठीक है। और डुप्ले के जगह पे जिस व्यक्ति को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया फ्रेंच को, वो बहुत ही गधा था, उसका नाम भी गोदोहू था। और वाकई में गधा ही था, क्योंकि बहुत ही अदूरदर्शी था। तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था, उसके जगह पे किसको भेजा गया, गोदोहू को भेजा गया। और गोदोहू के बाद कौन आएगा, तो लाली आएगा। तो डुप्ले, गोदोहू और लाली। गोदोहू और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, इसलिए भारत अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेजों के साथ समझौते के लिए वार्ताएं शुरू कर दी, ठीक है। तो ये मतलब लड़ाई करने की वजह से क्या कर दिया, वार्ता शुरू कर दिया। 1755 काफी इंपोर्टेंट है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पौंडीचेरी की संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध मतलब समाप्त हो गया था। पहला में एक्सला सेपल
और दूसरा में कौन सी संधि, तो पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब भारतीय भारतीय राज्यों का जो आंतरिक मामला में है, भारतीय शक्तियों का जो आंतरिक मामला है राज्यों की शक्ति, उसमें न तो तुम हस्तक्षेप करो न तो मैं करूंगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी ने एक दूसरे को विजित प्रदेशों को फिर से क्या करे, वापस दे दिए। ठीक है, यह भी मान्य प्रावधान थी कि यदि दोनों देशों की सरकार इसे मान्यता प्रदान करे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो ये संधि अस्थायी होगी। 1755 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। अब पांडिचेरी की जो संधि जो थी अप्रासंगिक हो गई। ठीक है, तो 1755 में इन्होंने संधि किया और ठीक एक साल के बाद आप देखोगे 1756 में, ठीक है, 7 साल का युद्ध शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। इस 1756 से शुरू होकर 1763 तक चलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो 1756 में 1756 में यूरोप में शुरू हुआ और 1763 में समाप्त होगा, लेकिन यही युद्ध का एक नक्शा भारत में शुरू होगा 1758 से। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध भारत में 1758 से लेके 1763 तक। लेकिन अगर 1756 और 1763 अगर दिया रहेगा तो ये भी ठीक है, क्योंकि यूरोप में ये लड़ाई शुरू होते ही ये चीजें मतलब शुरू हो गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। तो यही चीजें मतलब क्या होती है, शुरू हो जाती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के भारतीय इतिहास में दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी रहे, किंतु युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिए जाने से फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत में भारत में डुप्ले की सफलता जो थे ना, उसको सारा समाप्त कर दिया, खाक कर दिया गया उसको। जबकि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वस्तुतः पौंडीचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने यह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे, मतलब फ्रांसीसियों को भी मिल सकती थी। कर्नाटक युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर्विरोधात्मक नीतियों से चंगुल में फंसे थे, मतलब उनकी जो पॉलिसी जो थी, क्योंकि लॉ मेकिंग जो थे वो सब ठीक नहीं था। जबकि अंग्रेजों ने उनके देश से पूर्ण सहयोग मिला, मतलब विदेशों से अगर बात करेंगे, इंग्लैंड से भी इनको क्या पूरी तरीके से सहयोग दिया गया। वस्तुतः फ्रांसीसी कंपनी गोदोहू ने भारत में फ्रांसीसियों का पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये गधा था नहीं है, ठीक है, तो इसने ही भारत में क्या किए, फ्रांसीसियों के डाउनफॉल के मार्ग को प्रशस्त किए। ठीक है, तो तीसरा जब होगा, यूरोप में फिर से लड़ाई शुरू होगी, सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि 7 वर्षों की लड़ाई होगी। तो 56 से लेकर 63 तक क्लाइव ने यहाँ पे क्या किया, अपना यहाँ पे झंडा गाड़ दिया। और क्लाइव आप देखोगे तो 1756 में यहाँ पे 1 साल के बाद प्लासी भी जीत लेगा। तो क्लाइव जो था ना, उसका बोलबाला हो जाएगा, तो भाई साहब इसने मतलब ना मद्रास को भी सेटल डाउन कर दिया, और साथ में आप देखोगे तो प्लासी को भी। ठीक है, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल के क्लास में हम थर्ड वाला कर्नाटक वार पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी तारीख है, मैंने इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको दे रखा है, ग्रुप में होगा, देख लीजिएगा। आप लोग वहां से इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा कुछ कुछ महत्वपूर्ण तारीख, क्योंकि तारीख भूल सकते हैं। बाकी कहानी याद रखिएगा, बहुत सारी कहानी आएगी, क्रोनोलॉजी बहुत सारा है जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं।